can see my slides. Yes, we can see. Okay. So thank you very much, Rifa University and the organizers for inviting me for this talk. So as you know, my name is Mubashir Hussain Rahmani, and I'm currently working in the Department of Computer Science, Munster Technological University. And I have received several best paper awards and serving in different journals as well as an editor in the capacity of editor. And for the last 2 years, I have been receiving highly cited researcher award as well. So now let's focus on the topic that I'm going to present today. So I will be talking about scientific research and scholarship opportunities. So can you just confirm me, may I proceed in English, or what is the convenient way to talk with As you you? said. Yes, sir. Both are. Okay, so I will then proceed with Urdu if it's okay for everyone. Yeah, but yes, please. Yes, As sir. Yes, sir. we Please. have all the audience from Pakistan probably, so I think it's okay. Whatever you like, you can proceed with that. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. हम साइंटिफिक रिसर्च और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे. तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हम रिसर्च बेस्ड कैरियर अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर रिसर्च बेस्ड कैरियर के लिए पीएचडी लाजमी है. उसके अलावा भी बंदा सरवाइव कर सकता है, मगर बेहतर ये होगा कि बंदा पीएचडी करे, तो उससे उसको रिसर्च के बारे में अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और रिसर्च बेस्ड कैरियर उसका आगे फर्दर ग्रो कर जाता है. अब सवाल ये है कि ये पीएचडी जो हम करते हैं इसका मकसद क्या होता है. तो देखें, पीएचडी की डिग्री के अंदर ये 3 साल से 5 साल या 6 साल कुछ ममालिक के अंदर मुहित होती है, और इस अरसे के दौरान हमें जो है ना रिसर्च करना एक सिस्टमेटिक वे के अंदर रिसर्च करना सिखाया जाता है. और पीएचडी करने के और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं. इसमें अगर आप इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं आर&डी के अंदर, या आप अपने एकेडमिया के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ बेतहाशा यूनिवर्सिटीज़ हैं ममालिक के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी, उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर, फिर फुल प्रोफेसर, फिर आगे आप ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पीएचडी की रिक्वायरमेंट है. मेरे ख्याल से एचईसी की कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं. इवन असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर की ग्रेड पे प्रमोट होने के लिए पीएचडी की रिक्वायरमेंट है. इसके अलावा दुनिया भर में आप फंडिंग के लिए अप्लाई करते हैं. अगर आप यूरोप में करें, यूएस में करें, कनाडा में करें, तो फंडिंग प्रपोजल्स लिखना और वहाँ पे अपने आप को मनवाना, उसके लिए भी ये जो पीएचडी की डिग्री है ये एक अहम किरदार अदा करती है. इसके अलावा चूँकि पीएचडी के अंदर आपने रिसर्च को सीखा होता है सिस्टमेटिक तरीके से, और फिर पीएचडी के बाद आप बाकायदा रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, तो अपने आप को रिसर्च कम्युनिटी में मनवाना ये भी पीएचडी के ज़रिए से ही मुमकिन है. इसके अलावा आप नॉलेज को डिसमिनेट करना चाहते हैं, आप एमएस या पीएचडी के स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करना चाहते हैं, आप कुछ इन्वेंट करना चाहते हैं, कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें पीएचडी की मरहून मिन्नत हैं. अब अगर हम पीएचडी की बात करें तो मैं आपको आयरलैंड का हवाला दूंगा. आयरलैंड के अंदर पीएचडी की जो नॉर्मल ड्यूरेशन है 3 से 4 साल है, फिर वेरी करता है. कुछ लोग इससे ज़्यादा भी टाइम ले सकते हैं, मगर ऑन एवरेज हमें 4 साल तक लग जाते हैं. 3 से 4 साल. अब ये 3 से 4 साल की जो फंडिंग ये देते हैं एक पीएचडी स्टूडेंट को, वो 1,20,000 यूरो 4 साल की पूरी आपको दे देते हैं, और जो कि तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए बनती है पाकिस्तानी रुपीज़ में, आगे पीछे भी हो सकता है. तो 2.25 करोड़ रुपए पीएचडी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, जो कि बंदा अपनी जेब से खर्च नहीं कर सकता. यानी बेहतर ये होता है कि बंदा कोई स्कॉलरशिप ले, और ये स्कॉलरशिप फंडिंग ये आयरलैंड की हुकूमत देती है. इस तरह से दीगर ममालिक भी देते हैं, पाकिस्तान भी देता है, यूके, यूएस, हर ममालिक के अंदर पीएचडी कोई बंदा अपने पैसों से नहीं कर रहा होता, बल्कि स्कॉलरशिप फंडिंग के थ्रू कर रहा होता है. ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है. अब इस अमाउंट को अगर हम फर्दर देखें तो ये तकरीबन 18,500 यूरो एनुअली बनते हैं, जो आपकी जेब में जाते हैं एज अ नेट अमाउंट के तौर पे. ये तकरीबन 1540 यूरो, ये तकरीबन 2,80,000 से 3,40,000 रुपये पर मंथ पाकिस्तानी रुपए आपको मिलेंगे, ताकि आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस को कवर कर सकें. और इसमें बेसिकली आप करेंगे क्या कि जब आप किसी भी मुल्क में होंगे, मिसाल के तौर पे आप आयरलैंड में हैं या फ्रांस में हैं या यूके में,
तो वहाँ पे आप घर में रह रहे होंगे, तो घर का किराया या इसके अलावा आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं और छोटा मोटा ट्रैवल है, ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, यानी आपके पर्सनल पैसे होंगे। और इसमें अगर एक नॉर्मल बंदे को देखा जाए तो तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये वो सेव भी कर सकता है पाकिस्तानी रुपए, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है जब आप मास्टर्स या बैचलर्स से फारिग हो जाते हैं तो। इसके बाद और साथ साथ आपकी डिग्री भी चल रही है। इसके साथ साथ इस फंडिंग के अंदर आपको आपकी एनुअल फीस भी कवर्ड होती है, यानी जिस भी यूनिवर्सिटी में आप रजिस्टर होंगे उसकी सालाना फीस होगी पीएचडी की। तो अगर 4 साल तक आप रजिस्टर रहे तो 4 साल की फीस इसके अंदर कवर होगी। इसी तरीके से जब हम पीएचडी कर रहे होते हैं तो हम डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक कॉन्फ्रेंस पेपर लिखा जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट हो गया, तो अब ऑस्ट्रेलिया में आप उस कॉन्फ्रेंस में अपना पेपर प्रेजेंट करने जाएंगे और तकरीबन आप एक हफ्ता वहाँ पे रहेंगे कमोबेश। तो उसकी पूरी ट्रैवलिंग कॉस्ट, वहाँ पे होटल में रहना और कॉन्फ्रेंस की फ़ीस अदा करना, ये सारा इसी फंडिंग के अंदर इंक्लूडेड है। इसके अलावा अगर आपको कोई इक्विपमेंट चाहिए, कोई स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट अपनी एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, तो वो भी आप इसमें इस फंडिंग में से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी इस कॉस्ट के अंदर कवर्ड होगी। इसके अलावा भी आप रिक्वेस्ट करके इससे ज़्यादा अमाउंट भी ले सकते हैं, मगर वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट किस टॉपिक पे है और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये एक छोटी सी पीएचडी फंडिंग से मुतालिक थी। कमोबेश इतनी ही फंडिंग हर ममालिक के अंदर दी जा रही होती है। पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन के प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर जो फंडिंग मिलती है, एक उनका 10% प्रोग्राम है। 10% प्रोग्राम एचईसी का वो ये कहता है कि आप दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ 50 या 100 यूनिवर्सिटीज़ में आप दाखिला ले लें, और अगर आप उसमें दाखिला ले लेते हैं तो पूरी फंडिंग उसकी एचईसी बेयर करता है। इसके साथ साथ उनका एक 90% ओवरसीज स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, जो तकरीबन 900 या 950 यूरो पर मंथ आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्कॉलरशिप की मद में। और उसका टेस्ट होता है कंट्री वाइड, जिसमें आप अपेयर होते हैं और फिर मेरिट लिस्ट में और इंटरव्यूज़ के बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर जो स्पेसिफिक कंट्री होता है उसमें आप दाखिला लेते हैं और फिर आप स्कॉलरशिप को अवेल करते हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक है स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ का दूसरे ममालिक के अंदर, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ लिंक्स शेयर कर रहा हूँ कुछ स्कॉलरशिप्स का। इनमें फ्रांस की स्कॉलरशिप है एफिल एक्सेलेंस स्कॉलरशिप, और ये तकरीबन हर साल ही अनाउंस होती है। इसके अलावा फ्रांस में एक इंस्टीट्यूट है इनरिया, ये कंप्यूटर साइंस, टेलीकॉम, रोबोटिक्स इससे मुतालिक इंस्टीट्यूट है, और इसके अंदर इमेज प्रोसेसिंग से लेकर जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितने भी रेलिवेंट टॉपिक्स हैं पीएचडी के, वो सारे हर साल ऑफर हो रहे होते हैं। और तकरीबन 100 सवा 100 के करीब हर साल पीएचडी स्कॉलरशिप्स अनाउंस करते हैं ये। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं और इसकी फंडिंग भी बहुत अच्छी होती है, और यहाँ से पीएचडी करना ये भी बड़ा प्रेस्टिजियस होता है। तो इस पे भी बंदा अप्लाई कर सकता है, ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जर्मनी के अंदर दात की एक स्कॉलरशिप है जो कि बहुत ही फेमस है, इसको भी बंदा एक्सप्लोर कर सकता है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के इरास्मस स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम्स हैं, ये मास्टर्स को भी कवर करते हैं और पीएचडी को भी कवर करते हैं, यानी दोनों तरह के प्रोग्राम हैं। इरास्मस के प्रोग्राम के अंदर एक अच्छी चीज़ ये है मास्टर्स के अंदर कि आप 2 या 3 ममालिक के अंदर अपना मास्टर्स कवर कर रहे होते हैं। और इन सॉरी दो टू इंटरप्ट यू सर। जी सर आपकी स्लाइड्स विजिबल नहीं है, काइंडली शेयर कर दीजिए दोबारा। इस पे लिखा आ रहा है कि यू आर नॉट अलाउड टू शेयर योर स्क्रीन, अगर आप मुझे ओके सर। प्रिविलेज दें। जी अभी चेक कीजिएगा डॉक्टर साहब। नहीं, स्टिल ये मुझे ऑप्शन इनेबल नहीं है। जी अब हो गया, हो गया। जी तो मुझे कंफर्म करना है कि कहाँ से मिस हुआ था स्लाइड, तो मैं वहाँ से शुरू कर देता हूँ। सर आई थिंक फर्स्ट स्लाइड के ये होगा।
जी, तो ये यहाँ से मैं शुरू कर दूँ, मुनासिब रहेगा? जी, ये बेहतर जी है। सर, जी सर। तो ये एफिल स्कॉलरशिप्स का बेसिकली लिंक है, जो कि फ्रांस की स्कॉलरशिप है। इसके अलावा इनरिया एक इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि रोबोटिक्स, इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर साइंस, एआई, इनके जितने भी रेलिवेंट डोमेन है उनकी स्कॉलरशिप अनाउंस करता है। और हर साल ये तकरीबन 100 स्कॉलरशिप अनाउंस करता है। तो बहुत ही अच्छी प्रेस्टिजियस किस्म की स्कॉलरशिप है। इसके अलावा दाद की स्कॉलरशिप है जर्मनी की, और यूरोपीय यूनियन की एक स्कॉलरशिप होती है इरास्मस के नाम से। इनके पास मास्टर्स का भी प्रोग्राम होता है और पीएचडी का भी प्रोग्राम है। इनके मास्टर्स की खूसियत ये है कि आप 2 से 3 ममालिक के अंदर मास्टर्स कर रहे होते हैं। 6 महीना एक मिसाल के तौर पे फ्रांस में गुजारे, 6 महीने आपने स्वीडन में गुजारे, 6 महीने जर्मनी में गुजारे, और फिर इनकी 6 महीने की इंटर्नशिप भी होती है इंडस्ट्री के अंदर। तो बहुत ही अच्छी किस्म की मास्टर्स की फंडिंग देते हैं ये, और जो भी आपकी मूवमेंट होती है वो सारी इसके अंदर कवर हो रही होती है। इसके साथ साथ और भी दूसरी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, जो ऑस्ट्रेलिया तो पूरा कॉन्टिनेंट है, तो वहाँ पे बेतहाशा किस्म की फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट लेवल पे, बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल पे भी वो बहुत अच्छी फंडिंग मास्टर्स और पीएचडी की प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक एडेड एडवांटेज ये भी है कि वहाँ पे डायरेक्ट बैचलर्स के बाद, अंडर ग्रेजुएट के बाद आप पीएचडी के अंदर भी इनरोल हो सकते हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मुल्क है जो कि मास्टर्स लाजमी नहीं समझता पीएचडी के लिए। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग, स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट के बाद डायरेक्टली पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर इनरोल हुए हैं। मगर आपको देखना पड़ेगा कि आप फर्दर अपना जहाँ पे ग्रो करना चाह रहे हैं अपना कैरियर को, वहाँ के क्या रूल्स हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे वो मास्टर्स रिक्वायर करते हैं तो फिर आपको थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टीज हो सकती हैं, क्योंकि आपने मास्टर्स नहीं किया होगा। इसके अलावा ब्रिटिश काउंसिल आपको अनाउंस करता है यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। तो ये कुछ मैंने लिंक्स शेयर किए हैं, और इन लिंक्स को शेयर करने का मकसद ये है कि दुनिया भर के अंदर बेतहाशा किस्म की स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, और सिर्फ इस चीज़ की देर है कि हम उन पर अप्लाई करें, उनको एक्सप्लोर करें। मैं थोड़ा सा आयरलैंड की तरफ आता हूँ। आयरलैंड में के अंदर बहुत सारे स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो उनका प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड का इंटरनेशनल एजुकेशन स्कॉलरशिप। ये तकरीबन 60 के करीब स्कॉलरशिप होती हैं, और हर साल ये अनाउंस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसी साल के 2021 के मेंशन किए हैं लिंक्स, मगर ये हर साल अनाउंस होते हैं। तो इसके अंदर जो स्कॉलरशिप्स हैं वो मास्टर्स लेवल की भी स्कॉलरशिप्स हैं और पीएचडी लेवल की भी स्कॉलरशिप्स हैं। इसके अलावा इनका एक इदारा है साइंस फाउंडेशन आयरलैंड, जो कि पूरी आयरलैंड के अंदर यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग और रिसर्चर्स को सपोर्ट करता है, और इनकी भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। और ये ना सिर्फ ये कि ये मास्टर्स को, पीएचडी को सपोर्ट करते हैं, बल्कि पोस्ट डॉक्टरेट को भी ये बहुत अच्छी फंडिंग सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा आयरिश रिसर्च काउंसिल आईआरसी की फंडिंग है, और ये भी मास्टर्स और पोस्ट डॉक्टरेट को भी सपोर्ट करते हैं। आयरलैंड एक छोटा सा मुल्क है, और इसके अंदर तकरीबन 8 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं और 14 के करीब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ इस तरह से आप समझ लें कि जैसे हमारे यहाँ यूईटीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज़, जैसे लाहौर यूईटी है, टेक्सला यूईटी है। इसी तरीके से यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम को देख रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फुल फ्लैज यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वो 8 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं। तकरीबन 20-22 के करीब टोटल इस मुल्क के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं एकेडमिया के अंदर। उनके अंदर जो मेजर मशहूर हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। इसमें यूसीसी है, एमटीयू है, यूसीडी डबलिन है, टीयू डबलिन है, और ये रॉयल कॉलेज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। आयरलैंड के अंदर जो रिसर्च सेंटर्स हैं, एक तो इस तरीके से हम टारगेट कर सकते हैं कि जो मैंने आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ शेयर की गवर्नमेंट की तरफ से, साइंस फाउंडेशन आयरलैंड की तरफ से, और आयरिश रिसर्च काउंसिल की तरफ से, इसके साथ साथ कुछ स्कॉलरशिप्स, पीएचडी स्कॉलरशिप्स रिसर्च सेंटर्स भी ऑफर करते हैं। अब ये स्पेसिफाइड रिसर्च सेंटर्स हैं। अब इसके अंदर मिसाल के तौर पे एक रिसर्च सेंटर है कनेक्ट। तो कनेक्ट का जो रिसर्च सेंटर है ये बेसिकली काम करता है 5G 6G जितने भी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, इंटरनेट है, फाइबर ऑप्टिक है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है, ये सारी इस पे काम करता है, और मेरा इससे ताल्लुक है। इस तरीके से कन्फर्म एक रिसर्च सेंटर है जो कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग पे काम करता है। और इसी तरीके से डिफरेंट आपके रिसर्च सेंटर्स हैं,
कोई न्यूरो साइंस पे काम कर रहा है, कोई मेडिकल डिवाइसेस पे, कोई स्मार्ट डेयरी पे, बिग डाटा पे, मैरीन रिन्यूएबल एनर्जी पे। तो ये जो रिसर्च सेंटर्स हैं स्पेसिफिकली, हर रिसर्च सेंटर इनमें से जो है स्कॉलरशिप भी देता है। यानी इनकी वेबसाइट पे अगर आप चले जाएं तो इनकी जो स्कॉलरशिप्स होंगी, जो इनकी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ना सिर्फ ये कि स्कॉलरशिप बल्कि ये जॉब्स भी ऑफर कर रहे होते हैं, तो वो भी इनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पे कोई माइक्रोबायोन पे काम करना चाहता है, एपीसी माइक्रोबायोन है, यानी जितनी भी वायरोलॉजी का डोमेन है या बायोलॉजिकल जो रिसर्च है वो इनके तहत आ रही होती है, तो वो भी एक बहुत अच्छा डोमेन है। इस तरह से ये सारे डोमेन, यानी बहुत सारी स्कॉलरशिप आपको उनकी वेबसाइट्स पे भी मिल जाएंगी, जो कि आपको दूसरे पोर्टल्स पे नहीं अवेलेबल होंगी। इसके अलावा बहुत सारी जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके यहाँ पे ऑफिसेज भी हैं और वो यहाँ पे ऑपरेट भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैक्स और काफ़ी और अच्छे फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की गई हैं। इसमें मशहूर कंपनीज के जो ऑफिसेज हैं यहाँ पे, उनमें एप्पल है, गूगल है, फेसबुक है, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट और ये काफ़ी सारी कंपनीज हैं। और यहाँ पे बाकायदा बहुत ज़बरदस्त किस्म की वर्क फोर्स उनको चाहिए होती है। मसलन डेल वालों का जो यहाँ पे ऑफिस है और जो उनका यहाँ पे सेटअप है, उन्होंने बाकायदा यूनिवर्सिटी से एग्रीमेंट करके एक मास्टर्स प्रोग्राम इनिशिएट करवाया था ताकि वो वर्क फोर्स डेवलप कर सकें। इस तरह से यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और बड़ी बड़ी साइबर कंपनीज, साइबर सिक्योरिटी की कंपनीज वो यहाँ पे ऑपरेट करती हैं और जो है उनको काफ़ी सारे जो है ना रिसर्च के और जॉब्स के हवाले से लोग चाहिए होते हैं। और हमारे पाकिस्तान से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट किया है या मास्टर्स किया है, वो जॉब्स को भी ज्वाइन करते हैं, इंडस्ट्री को भी ज्वाइन करते हैं, और बहुत सारे लोग हायर एजुकेशन जिसमें मास्टर्स और पीएचडी है उसको भी ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे बेतहाशा पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड के कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और ये ट्रेनिंग सेंटर्स, इनको SFI रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर्स कहा जाता है। ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए गए इस वर्क फोर्स रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, और ये मैंने 6 यहाँ पे मेंशन किए हैं रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर्स, जिसमें ML लैब्स है, DRail है, एडवांस CRT है, फ्यूज है, CRT AI है, जीनोमिक्स है। अब ये सारे इन्होंने अपनी तकरीबन अपनी फंडिंग अनाउंस की है। मिसाल के तौर पे ML लैब्स है, उसकी डेडलाइन अभी जनवरी में है। कनेक्ट SFI एडवांस CRT है, उसकी डेडलाइन है। तो ये हर साल इसमें तकरीबन 20 से 25 स्टूडेंट्स, PhD स्टूडेंट्स ये हायर कर रहे हैं, और इनमें पाकिस्तान से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। खुद मेरे पास भी इसमें से एक स्टूडेंट मौजूद है इस फंडिंग के थ्रू, जो कि PhD कर रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए गए हैं सिर्फ PhD करवाने के लिए। यानी जो एडवांस CRT है, जिसको मैंने ग्रीन रंग से हाईलाइट किया हुआ है, अब ये हर साल 20 से 25 PhD स्टूडेंट्स हायर करेगा, और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पे, किसी भी किस्म के कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पे। इसी तरीके से ML लैब, ये भी एक रिसर्च सेंटर है और ये सिर्फ PhD स्टूडेंट्स हायर करेगा और ये मशीन लर्निंग पे काम करवाएगा। इसी तरह जीनोमिक्स पे। तो ये बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बंदा इनको ज़रूर देखे और एक्सप्लोर करे। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, तो थोड़ी सी मैं फर्दर डिटेल में जाऊंगा। ये मैंने डेडलाइंस आखिरी साल की मेंशन की हैं, 2021 की, मगर ये दोबारा से अनाउंस होंगी यानी 2022 के अंदर भी, और यही डेडलाइंस कमोबेश तकरीबन इसकी होंगी। और इसकी मैंने स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है वो भी आपको मेंशन कर दिया। अब ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव किस्म की कॉल होती है और इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रैंड्स हैं। स्कॉलरशिप के हवाले से आप मास्टर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप PhD पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन इनके पास पोस्ट डॉक्टरेट की स्कॉलरशिप की फंडिंग भी है और उसकी सैलरी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, 38,000 के करीब इसके अंदर ऑफर करते हैं ये। जो एलिजिबल इंस्टीट्यूट्स हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, वो जो मैंने आपको 20-22 बताए, वो सारे ही तकरीबन इसमें लाई करते हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी रेलिवेंट एरिया, रिसर्च एरिया और इंटरेस्ट के मुताबिक इनमें सेलेक्ट करके इन स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम जिस वक्त स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी अनाउंस हो रही है और उसी वक्त हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर रहे हैं, तो वो बहुत देर हो जाती है, क्योंकि ये बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं। पूरी दुनिया से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, US से लेकर, कनाडा से लेकर और दूसरे ममालिक से। तो हमें इंटरनेशनल तौर पे कम्पीट करना पड़ता है।
तो मैं यही स्टूडेंट से कहूँगा कि वो अपनी एप्लीकेशन वेल इन एडवांस तकरीबन 6-7 महीने पहले उसको प्रिपेयर करें, और वो आपकी एप्लीकेशन ज़ाया नहीं जाएगी, वो हर जगह आप उसको यूज़ कर सकते हैं उन डॉक्यूमेंटेशन को। और ये जो मेन चीज़ मांगते हैं वो रिसर्च प्रपोजल मांगते हैं, और रिसर्च प्रपोजल के लिए जो प्राइमरी एरियाज़ हैं वो डिफरेंट हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस लेकर कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, यानी जितने भी साइंस के मेजर एरियाज़ हैं उनके अंदर आप काम करना चाहें तो आप अपना प्रपोजल उस पर लिख सकते हैं। ये प्रेफर करते हैं कि ऐसा रिसर्च टॉपिक को सपोर्ट करें, ऐसी फंडिंग को सपोर्ट करें पीएचडी स्टूडेंट को, जो कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की हो, यानी सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डोमेन में ना हो, बल्कि एक से ज़्यादा डोमेन के अंदर वो एड्रेस करती हो। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजिकल साइंसेज का मिलाप हो, या कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट साइंसेज या बिजनेस का मिलाप हो, तो उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिसका डायरेक्ट सोसाइटी पे कोई इम्पैक्ट हो रहा हो या किसी प्रॉब्लम को वो एड्रेस कर रहे हो। इसके अलावा आपने देखा यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस रेट है, सक्सेस रेट है इस स्कॉलरशिप का, वो 18% है, और पोस्ट ग्रेजुएट का 12, पोस्ट डॉक्टरेट का 12% है। तो हाईली कॉम्पिटिटिव ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तो इसके लिए डेफिनेटली जब इतनी आपको फंडिंग दे रहे हैं तो वो फिर अच्छे से अच्छा बंदा भी वो सेलेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इनका इवेल्युएशन क्राइटेरिया क्या होता है? इनके इवेल्युएशन क्राइटेरिया की एप्लीकेशन अगर आप देख लें तो 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स जो होते हैं इनके, वो एप्लीकेंट को ये देते हैं। एप्लीकेंट कैसा है, उसकी अंडर ग्रेजुएट की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, या मास्टर्स की परफॉर्मेंस कैसी है, कोई रिसर्च का पोटेंशियल भी है उसके अंदर कि नहीं, क्या वो इंडिपेंडेंटली थिंकिंग कर सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसको इवेलुएट करते हैं। इसके अलावा फिर 40% वेटेज जो है वो प्रोजेक्ट की इटसेल्फ है, यानी जो स्टूडेंट रिसर्च प्रपोजल बना रहा है वो प्रोजेक्ट किस टॉपिक पे है, रिसर्च गैप क्लियरली आइडेंटिफाई किया है कि नहीं किया, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली मेंशन किए गए हैं कि नहीं किए गए, डिलीवरेबल्स और ये सारी चीज़ें आपकी एप्लीकेशन के अंदर अच्छी तरह से मौजूद हैं कि नहीं है। इसके अलावा 10-10 पॉइंट जो हैं वो इन्वायरमेंट और ट्रेनिंग और कैरियर डेवलपमेंट के होते हैं। स्टूडेंट ने अपनी एप्लीकेशन के अंदर क्या लिखा है कि मैं आगे इस पीएचडी स्कॉलरशिप को करने के बाद मेरा आगे कैरियर क्या होगा, और मैं क्या क्या चीज़ें एक्वायर करूंगा और किस तरीके से आगे इसको लेके चलूंगा, और इसी तरीके से जिस यूनिवर्सिटी को वो ज्वाइन कर रहे हैं या जिस प्रोवाइडर को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या उनकी वो रिसर्च टॉपिक से अलाइन भी करता है कि नहीं करता। इस तरीके से ये इवेलुएट करते हैं, और इंटरनेशनल रेफरीज होते हैं जो कि आपकी एप्लीकेशन को इवेलुएट करते हैं। अगर हम पोस्ट डॉक्टरेट का क्राइटेरिया देखें तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है वेटेज के हिसाब से। इसमें 30% वेटेज तो एप्लीकेंट को दिया जाता है और 35% प्रोजेक्ट को, जबकि जो ट्रेनिंग और करियर डेवलपमेंट है को 25% दिया जाता है, ज़्यादा वेट दिया जाता है, ताकि वो जो पोस्ट डॉक्टरेट है वो अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करे और फिर वो इंडस्ट्री या एकेडमिया को ज्वाइन कर सके, और 10% इन्वायरमेंट को दिया जाता है। तो जहाँ तक तो सारी बात थी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, और अब मैं मूव करूँगा जो है रिसर्च के हवाले से। तो उसके बाद फिर मैं आखिर में क्वेश्चन आंसर का सेशन हम कर लेंगे। तो देखें, जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च के लिए पैशन चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए। अगर हम सबसे पहले तो हम अपनी मोटिवेशन बनाएं कि हम लॉन्ग रन में हम क्या करना चाहते हैं, हमारा कैरियर क्या होगा। चाहे आप इंडस्ट्री में जाएं, चाहे आप एकेडमी में जाएं, मगर ये विजन आपका क्लियर होना चाहिए कि मैंने करना क्या है और मेरा कैरियर पाथ क्या होगा। जो हम रिसर्च देखते हैं, जो दुनिया भर में जो रिसर्च हो रही है, तो देखें रिसर्च हमें सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक या अखबारात, इनके अंदर जो साइंटिफिक रिसर्च होती है वो हमें नहीं मिलती। अगर हम कोविड-19 की ही बात करें तो कोविड-19 के बारे में अगर कोई बंदा सीरियस अपनी रिसर्च कंटिन्यू करना चाहता है या देखना चाहता है कि कोविड-19 से मुतालिक जो रिसर्च है वो एक्चुअली हुई कहाँ पे है और उसको कैसे वैलिडेट किया गया, उसमें सैम्पल साइज क्या था, वो किस जर्नल में पब्लिश हुई, तो देखें यहाँ पे मैंने आपको ये लिंक शेयर किए हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि फाइजर बायोएनटेक की जो वैक्सीन है उसकी जो रिजल्ट्स हैं या उसकी जो रिसर्च पेपर है वो नेचर जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ है। और नेचर जर्नल ये बहुत ही आला किस्म का एक जर्नल, साइंटिफिक जर्नल है, उसका लिंक भी मैंने शेयर कर दिया है। नेचर जर्नल का जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो 49.96 है JCR 2020 के मुताबिक। JCR यानी जर्नल साइटेशन रिपोर्ट, और इसको इंडेक्स किया है क्लैरीवेट वेब ऑफ साइंस ने। अब ये कुछ टर्म्स हैं जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और हाईलाइट किया, ये आगे मैं एक्सप्लेन भी करूँगा।
इंशाल्लाह। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की जो वैक्सीन है वो उसके जो रिजल्ट्स हैं या उसकी जो एक्सपेरिमेंटेशन की डिटेल्स हैं वो द लैंसेट जर्नल के अंदर पब्लिश हुई है। इसका मैंने लिंक भी शेयर कर दिया। और इसका इम्पैक्ट फैक्टर 79.321 है JCR 2020 के मुताबिक। और अगेन इसको क्लैरीवैट वालों ने इंडेक्स किया है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम कोविड-19 की रिसर्च के मुतालिक पढ़ें तो जो बेस्ट वेन्यू है वो ये जर्नल्स हैं। ये हमें बताएंगे कि एग्जैक्टली ये जो वैक्सीन्स हैं ये बनती कैसे हैं, डिज़ाइन कैसे हुई, इनको वैलिडेट कैसे किया गया और इनसे कैसे साइंटिस्ट ने डिड्यूस किया कि ये इफ़ेक्टिव हैं। और फिर इसके आगे कोई बंदा रिसर्च करना चाहे तो वो इन्हीं आर्टिकल्स की बेसिस पे, इन्हीं रिसर्च पेपर्स की बेसिस पे अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाएगा। ये मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है mRNA वैक्सीन का, फाइज़र का, और ये मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका के आर्टिकल का जो कि लैंसेट में छपा है। और लिंक्स मैंने पहले ही शेयर कर दिए हैं तो आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब इससे क्या चीज़ हमने डिड्यूस की कि ये जो जर्नल्स थे द लैंसेट, नेचर, ये जस्ट मैंने आपको 2 जर्नल्स के नाम बताए। अगर कोई बंदा इसके अंदर पब्लिश कर रहा है अपने रिसर्च पेपर्स को तो इसका मतलब ये है कि वो टॉप क्वालिटी के साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर अपने रिसर्च के काम को पब्लिश कर रहा है। और इसका मतलब ये होगा कि वो टॉप क्वालिटी की रिसर्च कर रहा है, क्योंकि अपने रिसर्च पेपर्स को इन जर्नल्स के अंदर पब्लिश करवाना ये एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टास्क है। लोगों को कई कई साल लग जाते हैं इन जर्नल्स के अंदर अपने काम को पब्लिश करना। फिर इसी तरीके से अगर आप इन जर्नल्स के अंदर पब्लिश कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो काम है, साइंटिफिक वर्क है, उसको पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी रिकॉग्नाइज करती है और उसकी एक टेक्निकल वर्थ है और आपकी रिसर्च का एक इम्पैक्ट है। तो जब हम कहते हैं कि हमारी रिसर्च सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे, उसकी टेक्निकल वर्थ हो और वो टॉप क्वालिटी की रिसर्च हो, तो इसका मतलब ये है कि हम टॉप क्वालिटी के साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर पब्लिश कर रहे होंगे। तो ये लाजिम व मलजूम है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है ना टॉप क्वालिटी का काम करें और उसको कहीं पब्लिश भी ना कर रहे हों। टॉप क्वालिटी का कोई भी काम आपने करना होगा तो फिर आपको अच्छे वेन्यू पे आप उसको पब्लिश कर रहे होंगे। तो ये जो एक दूसरा एग्जांपल है के ज़रिए से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी एक पॉलिसी होती है, एजुकेशन पॉलिसी होती है, हायर एजुकेशन पॉलिसी या रिसर्च की एक पॉलिसी होती है जो 5 साल का पॉलिसी का प्रोग्राम बनाते हैं, 10 साल का पॉलिसी का प्रोग्राम बनाते हैं। उसके लिए उनके इदारे होते हैं, जैसे पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन है, इसी तरीके से दूसरे ममालिक के अंदर और इदारे होते हैं, मिनिस्ट्रीज़ होती हैं जो कि गवर्नमेंट को फीडबैक देते हैं और फिर गवर्नमेंट उनको आइडेंटिफाई करता है कि हम इन एरियाज़ के अंदर अपनी फंडिंग की फ़्लो को रिलीज़ करेंगे और फिर वो स्ट्रेटजिकली उन एरियाज़ पे काम करते हैं, उन एरियाज़ में आगे बढ़ते हैं। तो आयरलैंड के अंदर जो है बिल्कुल इसी तरीके से काम होता है। आयरलैंड के अंदर साइंस फाउंडेशन आयरलैंड SFI एक इदारा है जो कि हुकूमत आयरलैंड के अंडर काम करता है और उसका काम पूरे आयरलैंड के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको फंडिंग देना, उनकी रिसर्च को देखना, लुक आफ्टर करना, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, यानी हर रिसर्च से हर मुतालिक चीज़ SFI देख रही होती है। SFI हर साल एक रिपोर्ट इशू करती है अपनी परफॉर्मेंस के मुतालिक ताकि वो गवर्नमेंट को वो एरियाज़ आइडेंटिफाई कर सके जिन पे फंडिंग रिलीज़ करनी चाहिए, जिन पे फोकस करना चाहिए और अपनी पूरी परफॉर्मेंस बता रही होती है, क्योंकि टैक्स पेयर्स का पैसा जा रहा होता है SFI के पास और SFI फिर फर्दर उसको रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के दरमियान शेयर कर रही होती है। तो इनकी अगर आप SFI की रिपोर्ट देखें, 2019 की रिपोर्ट के मैंने कुछ एक्सट्रैक्ट्स आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि आयरलैंड नंबर 12 है ग्लोबल साइंटिफिक रैंकिंग के अंदर और आयरलैंड के अंदर जो है 27 के करीब हाईली साइटेड रिसर्चर्स हैं। आयरलैंड रैंक नंबर 1 करता है इम्यूनोलॉजी के अंदर, इम्यूनोलॉजी का साइंटिफिक जो डोमेन है, और नंबर 2 है एग्रीकल्चर साइंसेस के अंदर। इसी तरीके से आयरलैंड ने इस 2007 के अंदर जो रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि तकरीबन 5000 के करीब साइंटिफिक पब्लिकेशंस रिकॉर्ड की हैं। इसी तरीके से ये जितनी भी डिटेल्स है ये उन्होंने ली है क्लैरीवैट से। तो क्लैरीवैट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो नेचर जर्नल है या द लैंसेट जर्नल है, उनको इंडेक्स किया है क्लैरीवैट ने। अब जो रिसर्चर्स अपनी रिसर्च छाप रहे हैं, जिन जर्नल में छाप रहे हैं, उनको भी क्लैरीवैट देख रहा है और यहाँ पे जो हुकूमतें हैं जो अपनी पॉलिसीज़ बना रही हैं उसके लिए जो डाटा एक्वायर कर रही हैं वो भी क्लैरीवैट से ये डाटा सारा एक्सट्रैक्ट कर रही हैं। इस तरीके से ये दूसरा कुछ और डाटा है जिसके तहत आप ये देख सकते हैं
कि ये अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंट यूरोपियन और इंटरनेशनल कंट्रीज़ के हवाले से कि इनकी पोजीशन क्या है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च आउटपुट, इन टर्म्स ऑफ रिसर्च क्वालिटी। अगेन ये जितना भी डाटा है ये इन्होंने क्लैरीवेट वालों से लिया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च हो रही है उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, और ये अगर रेगुलेट हो रही है तो किस तरीके से ये रेगुलेट होती है, और जितनी भी ये जो रिसर्च छप रही है, इन्वेंशंस हो रही हैं, एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, उनको कैसे मैनेज किया जाता है। फिर साइंस की बड़ी बड़ी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, जर्नल आर्टिकल, रिसर्च पेपर क्या होता है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है। ये जो क्लैरीवेट है जिसको मैंने आपको 2 मिसालों के ज़रिए से बताया, वेब ऑफ साइंस, इसका क्या रोल है रिसर्च, इंटरनेशनल रिसर्च के अंदर। फिर सबसे अहम बात यह कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दुनिया के बेहतरीन टॉप रैंक जर्नल्स हमारे डोमेन के अंदर कौन कौन से हैं, टॉप रिसर्चर्स, क्वालिटी रिसर्चर्स, साइंटिस्ट कौन कौन से हैं, उनको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फिर इन जर्नल्स के अंदर हम कैसे अपनी हाई क्वालिटी रिसर्च को कैसे कर सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं। तो अगर हम इन सवालात के जवाब ढूंढ लें तो बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी और हमारा विजन क्लियर हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि इन सवालात में से कुछ सवालात के जवाब आपके खिदमत में पेश करूँ। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा क्लैरीवेट की। तो क्लैरीवेट बेसिकली एक कंपनी है जो कि पहले जिसको थॉमसन रॉयटर्स इसको ओन करता था, मगर अब ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो है इंडेक्स है। और ये बेसिकली इसको अगर आप ये कहते हैं कि ये साइंटिफिक रिसर्च को इन अ सेंस रेगुलेट करती है। रेगुलेट से मुराद ये है कि ये जर्नल्स, जितने भी साइंटिफिक जर्नल्स हैं दुनिया में, तकरीबन 20,000 के करीब साइंटिफिक जर्नल्स हैं, 21 साइंस जो 21 ब्रांचेज हैं साइंस की, उनके अंदर उन सबको ये रेगुलेट कर रही होती है, उन सबको इंडेक्स कर रही होती है। ये वेब ऑफ साइंस को मैनेज करती है। वेब ऑफ साइंस एक पोर्टल है जिसके अंदर दुनिया जहाँ की जितनी भी रिसर्च हो रही है, चाहे वो बायोलॉजिकल साइंसेज में हो, फिजिकल साइंसेज में हो, एस्ट्रोनॉमी में हो, या कंप्यूटर साइंस में हो, या और किसी दूसरे शोबे में हो, वो सारा का सारा डाटा ये कलेक्ट कर रहे होते हैं। और फिर वो डाटा एकेडमिया, कॉरपोरेशंस, पब्लिशर्स, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी पॉलिसीज, अपनी प्रेफरेंसेस को तय कर सकें। इस तरीके से ये मैनेज करते हैं पुबलॉन्स को। पुबलॉन्स के ज़रिए से जो पीयर रिव्यू है उसको वेरीफाई और ट्रेस भी किया जाता है, और एडिटोरियल कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी देखा जाता है। इसके अलावा जब हम कहते हैं कि हम अपना आर्टिकल, रिसर्च पेपर किसी जर्नल में जमा कराएंगे, तो जर्नल की एक वेबसाइट होती है जिसके ज़रिए से हम पेपर को अपलोड करते हैं, और फिर आगे एडिटोरियल ऑफिस उसका पीयर रिव्यू प्रोसेस करता है और आगे फिर उसको हैंडल करता है। तो तकरीबन 7,000 के करीब ऐसे जर्नल्स हैं या ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि स्कॉलर वन को यूज़ करती हैं। स्कॉलर वन का जो प्लेटफॉर्म है वो साइंटिफिक पब्लिकेशंस को मैनेज करना, वो भी क्लैरीवेट उसको मैनेज करता है। इस तरह से हर साल जितने भी जर्नल्स हैं 20,000 के करीब, उनका इम्पैक्ट फैक्टर आता है। इम्पैक्ट फैक्टर ये होता है कि किसी भी जर्नल की क्वालिटी को अगर आपने देखना है कि इसकी क्वालिटी क्या है, तो ये नंबर इंडिकेट करता है कि उसकी क्वालिटी क्या है। जितना अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर होगा इसका मतलब है उतना अच्छा जर्नल है इन जनरल। तो हर साल ये इम्पैक्ट फैक्टर भी क्लैरीवेट इशू करता है। इस तरीके से एसेंशियल साइंस इंडिकेटर ये भी जो है क्लैरीवेट इशू करता है, और ये साइंस इमर्जिंग जो साइंस के ट्रेंड्स हैं वो इसके ज़रिए से रिवील करते हैं। इसके अलावा हाईली साइटेड रिसर्चर की एक लिस्ट होती है कि दुनिया में टॉप 1% रिसर्चर्स कौन कौन से हैं किसी पर्टिकुलर डोमेन के, वो भी क्लैरीवेट इशू करता है। इसी तरीके से ये प्रिडिक्ट भी करता है कि अगले साल किन किन साइंटिस्ट को या रिसर्चर्स को नोबेल प्राइज़ मिलता है, उसकी लिस्ट होती है साइटेशन लॉरिएट, वो ये भी इशू करता है। इसके अलावा और भी इनका पूरा प्रोग्राम है जो कि डिफरेंट चीज़ों के अंदर ये साइंस को देख रहे होते हैं। तो ये एक किस्म का रेगुलेटरी रोल अदा कर रहा होता है। और आप किसी भी साइंटिफिक जर्नल की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे उसका इम्पैक्ट फैक्टर और ये चीज़ें लिखी होती हैं, वो क्लैरीवेट इशू करता है। इसके अलावा इंडेक्स को, जर्नल को इंडेक्स कराना, ये भी जो है ना क्लैरीवेट करता है। अच्छा, अब थोड़ा सा और मैं आपको JCR के बारे में डिटेल बताऊं। JCR जर्नल साइटेशन रिपोर्ट इन सिंपल वर्ड, ये क्लैरीवेट इशू करता है। 2020 के अंदर तकरीबन 20,000 से ऊपर साइंटिफिक जर्नल्स थे 21 साइंटिफिक डोमेन्स के अंदर, साइंस के डोमेन के अंदर। और इसके ज़रिए से, जर्नल साइटेशन रिपोर्ट के ज़रिए से आपको पता चलता है कि दुनिया के बेहतरीन साइंटिफिक जर्नल्स
साइंसेज और सोशल साइंसेज के अंदर कौन कौन से हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर इम्पैक्ट फैक्टर। इसी तरीके से JCR के अंदर ये मॉनिटर करते हैं और एक्सक्लूड करते हैं उन जर्नल्स को जो कि प्रीडेटरी बिहेवियर शो कर रहे होते हैं या जो कि एबनॉर्मल साइटेशन एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं। यानी साइंस के अंदर अगर कोई 2 नंबर ही करता है तो ये उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको फिर JCR की लिस्ट से खारिज कर देते हैं। तो मसलन पाकिस्तान के अंदर कुछ जर्नल्स हैं, साइंटिफिक जर्नल्स, अगर वो साइंटिफिक जर्नल ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में उन साइंटिफिक जर्नल्स का नाम हो तो वो कोशिश करते हैं कि JCR उनको इंडेक्स कर ले। तो JCR के तकरीबन 28 के करीब क्राइटेरिया है किसी भी जर्नल को इंडेक्स करने का, और फिर वो बाकायदा चेक करते हैं कि ये जर्नल सही परफॉर्म कर रहा है या इसमें जो रिसर्च पब्लिश हो रही है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है कि नहीं है। और जैसे जैसे जर्नल का स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाता है उसी तरीके से साइंटिफिक कम्युनिटी उस जर्नल के अंदर अपनी साइंटिफिक पब्लिकेशंस पब्लिश करना शुरू करती है। और इसके अलावा साइटेशन एक बेसिक टर्म होती है। साइटेशन ये होती है कि आपने एक कोई रिसर्च की, कोई इन्वेंशन की, कोई एक्सपेरिमेंटेशन की और आपने एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया। अब कोई दूसरा बंदा आपके इस काम की बेसिस पे उस काम को एक्सटेंड करता है और आपके पेपर का हवाला देता है साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर अपने रिसर्च पेपर के अंदर, तो ये सिंपल वर्ड्स में साइटेशन कहलाती है। और साइटेशन का मतलब ये होता है कि आपके काम को साइंटिफिक कम्युनिटी रिकॉग्नाइज कर रही है और आपका जो रिसर्च पेपर है उसको साइंटिफिक कम्युनिटी मान रही है। और ये बेसिकली जो डोमेन है, जैसे साइटेशंस हो गया, इम्पैक्ट फैक्टर हो गया, I10 इंडेक्स हो गया, H इंडेक्स हो गया, ऑल्ट मैट्रिक्स हो गई, डिफरेंट किस्म के मैट्रिसेस हैं जो कि साइंस अबाउट द साइंस, यानी जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स होते हैं उनके काम को कैसे एवेलुएट किया जाए उससे मुतालिक होते हैं। और ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो कि साइंस का एक शोबा है जिसके अंदर बिब्लियोमेट्रिक्स आते हैं उसके अंदर डील होता है। तो जो लोग इस शोबे के अंदर काम कर रहे होते हैं वो फिर इस तरह के मैट्रिसेस प्रपोज करते हैं और उसमें बाकायदा PhDs भी होती हैं। इसके अलावा इम्पैक्ट फैक्टर है। इम्पैक्ट फैक्टर या जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर बेसिकली वो शो करता है कि किसी भी जर्नल की रेपुटेशन कैसी है इन जनरल, और इम्पैक्ट फैक्टर के ज़रिए से आप ये देखते हैं कि वो जर्नल कैसा परफॉर्म कर रहा है। और इसको अगेन क्लैरिवेट इशू करता है एनुअली। इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट कैसे होता है, यहाँ पे मैंने आपको एक जो है जर्नल IEEE कम्युनिकेशन सर्वेज एंड ट्यूटोरियल का एग्जांपल दिया है। इम्पैक्ट फैक्टर में 2 फिनोमेना होते हैं। उसमें एक होता है नंबर ऑफ साइटेशंस और दूसरा होता है कि उस जर्नल ने कितने आर्टिकल्स पब्लिश किए। तो ये पिछले 2 साल में, मिसाल के तौर पे यहाँ पे जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट हो रहा है 2019 का, तो ये देखेंगे कि 2017 और 2018 में इस जर्नल ने कितने आर्टिकल्स पब्लिश किए। तो इसने 230 आर्टिकल्स पब्लिश किए और उन 230 आर्टिकल्स में पिछले 2 साल में उनके जो दूसरे जर्नल्स ने हवाले दिए वो तकरीबन 5451 थे। तो इस तरह से इनको डिवाइड करके इसका 23.7 इम्पैक्ट फैक्टर 2019 के अंदर ये आ गया। तो इस तरीके से जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है कि उस जर्नल के आर्टिकल्स को दूसरे जर्नल्स, दूसरे साइंटिफिक पेपर कितना साइट कर रहे हैं और वो जर्नल कितना पेपर पब्लिश कर रहा है। तो इस तरीके से ये इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट होता है और हर साल कैलकुलेट होता है। तो जितना ज़्यादा हाई इम्पैक्ट फैक्टर होगा इतनी अच्छा वो जर्नल उमूमी तौर पे अच्छा तस्वुर किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और मैट्रिसेस भी होते हैं, ऑल्ट मैट्रिसेस जिन्हें कहा जाता है। जैसे ट्रेडिशनल मैट्रिसेस तो जैसे इम्पैक्ट फैक्टर हो गया, H इंडेक्स हो गया, I10 इंडेक्स हो गया। इनके अलावा बाद मरतबा ये भी देखा जाता है कि हमारे इस आर्टिकल को सोशल मीडिया पे कितनी पज़ीराई मिली, कितने लोगों ने ट्वीट किया, कितने जो है विकीपीडिया पेजेस ने इसका हवाला दिया, कितने ब्लॉग्स ने इसको यूज़ किया, कितने फेसबुक पेज ने इसको आइडेंटिफाई किया या मेंशन किया। मगर ये सारे साइंटिफिक मैट्रिसेस नहीं हैं, ये नॉन ट्रेडिशनल मैट्रिसेस हैं। मगर ये भी एक आपकी आर्टिकल की जो है उसकी कवरेज को शो कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं JCR की, जर्नल साइटेशन रिपोर्ट की, जर्नल्स की रैंकिंग की। तो मैं इसमें से क्विकली आपको से लेके जाऊंगा। सबसे पहले तो टॉप क्वालिटी जर्नल्स हमें आइडेंटिफाई करने होंगे कि दुनिया में जितने भी जर्नल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो अगर हम तमाम डोमेन, साइंटिफिक डोमेन्स को कलेक्ट कर लें, 21 साइंस के डोमेन हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस, मेडिसिन, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह,
उन तमाम जर्नल्स को, जो 20,000 के करीब साइंटिफिक जर्नल्स बनते हैं, उनकी रैंकिंग करें इम्पैक्ट फैक्टर के हिसाब से। तो पहला जो जर्नल है वो CAA कैंसर जर्नल फॉर क्लिनिशियंस है, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 508 है। उसके बाद फिर नेचर का रिव्यूज़ मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी है, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 94 है। और फिर लैंडसेट है, फिर नेचर के और दूसरे जर्नल्स हैं। अब ये डिफरेंट डोमेन्स के जर्नल हैं। मिसाल के तौर पर इसमें ड्रग डिस्कवरी भी है, ऑन्कोलॉजी भी है, मटेरियल्स भी हैं, कैंसर भी है, माइक्रोबायोलॉजी भी है। तो मगर ये आपको कंबाइंड फॉर्म में बताता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जिसका जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर है वो कैंसर जर्नल फॉर क्लिनिशियंस है। तो ये एक आपको ओवरऑल ऑल डिसिप्लिन की एक रैंकिंग मिल गई। मगर चूंकि हम ऑल डिसिप्लिन से हमारा ताल्लुक नहीं है, तो हम फोकस करेंगे कि हम कंप्यूटर साइंस के टॉप क्वालिटी के जर्नल्स को फोकस करें। अब कंप्यूटर साइंस के अंदर जो मेजर पब्लिशर्स हैं, पहले तो हमें उनका पता होना चाहिए। उसमें IEEE है, एल्सेवियर है, स्प्रिंगर है, वाइली है, ACM है, और इसके अलावा दूसरे भी पब्लिशर्स हैं। यही पब्लिशर्स कंप्यूटर साइंस की ज़्यादातर रिसर्च को छाप रहे होते हैं। IEEE का बहुत नाम है कंप्यूटर साइंस की रिसर्च के अंदर। मैं थोड़ा सा कंपैरिजन प्रोवाइड कर देता हूँ। IEEE तकरीबन 200 जर्नल्स को मैनेज करता है, और दुनिया में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के अंदर जितनी भी रिसर्च हो रही है, उसमें तकरीबन 30% जो रिसर्च पब्लिश कर रहा है वो IEEE पब्लिश कर रहा है। इसके अलावा एल्सेवियर भी एक पब्लिशर है जो कि मैनेज करता है 2,500 के करीब जर्नल्स, मगर वो डिफरेंट डिसिप्लिन में है। मगर कंप्यूटर साइंस के अंदर उसकी भी तादाद अच्छी खासी होगी, 100 के करीब होगी। इसी तरह वाइली भी 1400 जर्नल्स को मैनेज करता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। ये भी कंप्यूटर साइंस के काफ़ी सारे जर्नल्स को मैनेज करते हैं। ACM कंप्यूटर साइंस को ही डील करता है, और ये तकरीबन 50 जर्नल्स को मैनेज करता है कंप्यूटर साइंस के डोमेन के अंदर। अब हम जब ये बात करते हैं IEEE इसके अंदर कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो देखिए टेलीकम्युनिकेशन के अगर आप टॉप रैंक जर्नल्स निकाल लें, टेलीकम्युनिकेशन के टॉप 25 जर्नल्स के अंदर जो टॉप 21 जर्नल्स हैं, IEEE उनको मैनेज कर रहा है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप टॉप 30 जर्नल्स निकाल लें, तो 27 जर्नल्स IEEE मैनेज करता है। इसी तरीके से मैं अब डोमेन स्पेसिफिक आपको डाटा से बताता हूँ। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के डोमेन के अंदर, तो उसमें जो रैंक नंबर 1 जर्नल है IEEE ट्रांजैक्शंस ऑन पैटर्न एनालिसिस एंड मशीन इंटेलिजेंस, नंबर 1 और नंबर 3 और नंबर 5, ये तीनों अच्छे रैंक के जर्नल IEEE इनको मैनेज कर रहा है। इस तरीके से अगर आप और दूसरे स्पेसिफिक डोमेन्स की बात करें, चाहे हार्डवेयर आर्किटेक्चर हो कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, थ्योरी और मेडिसिन हो, थ्योरी एंड मेथड्स हो, इनमें जो टॉप क्लास के जर्नल्स हैं, बहुत ही आला किस्म की जो रिसर्च छापते हैं, वो सारे के सारे IEEE की तरफ जाते हैं। तो IEEE इन जनरल एक ऐसा पब्लिशर है जिसका बहुत ज़्यादा स्टेक है इंजीनियरिंग के अंदर और कंप्यूटर साइंस के डोमेन के अंदर। अच्छा, अब हम रैंकिंग ऑफ जर्नल्स की तरफ आते हैं, और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि हम कंप्यूटर साइंस के डोमेन की ओवरऑल रैंकिंग देख रहे हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत सारे सब डोमेन्स भी हैं। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स भी हैं, और मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च भी है। तो सबसे पहले तो ओवरऑल तमाम कंप्यूटर साइंस के जर्नल्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, और उनकी अगर हम रैंकिंग करें, उनमें जो टॉप रैंक जर्नल है वो IEEE कम्युनिकेशन सर्वेज एंड ट्यूटोरियल है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर 25.24 है। फिर IEEE ट्रांजैक्शंस ऑन पैटर्न एनालिसिस एंड मशीन इंटेलिजेंस है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर 16.38 है। फिर नेचर का मशीन इंटेलिजेंस जर्नल है, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 15 है। इस तरह से फिर ट्रांजैक्शन ऑन सिस्टम्स मैन साइबरनेटिक्स सिस्टम्स हैं, और दूसरे जर्नल्स हैं। तो ये ओवरऑल रैंकिंग है जर्नल्स की कंप्यूटर साइंस के डोमेन के अंदर। मगर ये रैंकिंग भी डेफिनेटली इतनी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं हो सकती, क्योंकि हम स्पेसिफिक डोमेन में काम कर रहे होते हैं। तो हम स्पेसिफिक डोमेन की रैंकिंग की तरफ आते हैं। तो अगर हम कंप्यूटर साइंस के अंदर टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आए, तो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर मैं यहाँ पे टॉप 20 रैंक जर्नल्स आपको शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर कम्युनिकेशन सर्वेज एंड ट्यूटोरियल रैंक नंबर 1 है, फिर वायरलेस कम्युनिकेशन मैगजीन, फिर IEEE नेटवर्क मैगजीन, फिर विजुअल टेक्नोलॉजी मैगजीन, फिर IEEE जर्नल ऑन सेलेक्टेड एरियाज इन कम्युनिकेशन, और फिर IEEE ट्रांजैक्शन ऑन वायरलेस कम्युनिकेशन। तो ये टॉप 20 रैंक जर्नल्स हैं टेली कम्युनिकेशन फील्ड के। अगर हमने ये देखना है कि हम कैसी रिसर्च कर रहे हैं, या हम अच्छी रिसर्च करना चाहते हैं, तो और टेली कम्युनिकेशन के अंदर, तो ये टॉप 20 रैंक जर्नल आप निकाल लें, और टारगेट कोशिश ये हो कि इसके अंदर हम पब्लिश करें। अच्छा, फिर इसके अंदर हमें एक और बात समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि ये जो रैंकिंग है ये इम्पैक्ट फैक्टर के हवाले से है,
और हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स को भी समझना होगा और जर्नल्स की टाइप्स को भी समझना होगा। मिसाल के तौर पे जो रैंक नंबर 1 जर्नल है वो कम्युनिकेशन सर्वेज एंड ट्यूटोरियल है, ये रिव्यू आर्टिकल छापता है, ठीक है, इसमें टेक्निकल आर्टिकल नहीं होते, तो ये समझने की ज़रूरत है। फिर जो 4 जो इसके नीचे जर्नल्स आ रहे हैं, IEEE वायरलेस कम्युनिकेशन, IEEE नेटवर्क, रेगुलर टेक्नोलॉजी मैगजीन और कम्युनिकेशन मैगजीन, ये मैगजीन टाइप के जर्नल्स हैं जो कि मॉडरेट किस्म की जो ऑडियंस होती है, जनरल ऑडियंस होती है, उनके लिए आर्टिकल पब्लिश करते हैं। फिर उसके अलावा JSAC है, JSAC जर्नल ऑन सिलेक्टेड एरियाज इन कम्युनिकेशन, ये प्योर टेक्निकल जर्नल है। फिर ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शन ऑन वायरलेस कम्युनिकेशन, ये प्योर टेक्निकल जर्नल्स हैं। तो जब हम जर्नल्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो हमें ये देखना होगा कि जर्नल कौन सा है, किस टाइप का जर्नल है, तो फिर उसके बाद हमें ये सारा जो सिस्टम है रैंकिंग ऑफ जर्नल्स का, ये और फर्दर क्लियर हो जाएगा। रिसर्च पेपर जो हम छापते हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसके हिसाब से ये डिफरेंट जर्नल्स दुनिया में मौजूद हैं। अब हम यहाँ पे शेयर करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कौन से टॉप 20 रैंक जर्नल्स हैं। तो नंबर 1 जो जर्नल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो ट्रांजैक्शन ऑन पैटर्न एनालिसिस एंड मशीन इंटेलिजेंस है। फिर नेचर मशीन इंटेलिजेंस सेकंड नंबर है। इस तरीके से फिर और दूसरे जर्नल्स हैं। तो अब अगर हमने देखना है कि यार इस वक्त टॉप क्वालिटी की रिसर्च कहाँ हो रही है, तो हम IEEE ट्रांजैक्शन ऑन पैटर्न एनालिसिस एंड मशीन इंटेलिजेंस को ले लेंगे और उसके आर्टिकल्स हम पढ़ना शुरू करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे हमारे इंस्टीट्यूट में या हमारे मुल्क में कौन कौन से ऐसे रिसर्चर्स हैं जो कि इसमें छाप रहे हैं। अगर वो इसमें छाप रहे हैं तो इसका मतलब है वो टॉप क्लास की रिसर्च वो कर रहे होंगे। तो ये इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारी रिसर्च क्वालिटी को। इस तरीके से यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की मैंने एक लिस्ट शेयर की है। ये लिस्ट रैंकिंग ऑफ जर्नल्स को शो करती है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के डोमेन के अंदर। और फिर यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से मुतालिक। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई बंदा काम कर रहा है तो ट्रांजैक्शंस ऑन सर्विस कंप्यूटिंग ये नंबर 1 जर्नल है। फिर कंप्यूटर साइंस रिव्यू है। फिर ट्रांजैक्शन ऑन डिपेंडेबल एंड सिक्योर कंप्यूटिंग है। इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के जर्नल्स हैं। और फिर उसके बाद जो है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च भी कंप्यूटर साइंस के अंदर होती है। उसके अंदर हमारे पास ये जो जर्नल्स हैं जो कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को छाप रहे होते हैं, जैसे कंप्यूटर्स एंड एजुकेशन है, कंप्यूटर्स एंड इंडस्ट्री है, मेडिकल इमेज एनालिसिस है, वगैरह वगैरह। तो ये तो कुछ थोड़ा सा तारुफ था जर्नल्स की रैंकिंग के हवाले से। जो पूरी कंप्लीट लिस्ट है रैंकिंग की वो आप JCR की वेबसाइट से जाके अपने इंस्टीट्यूट के लाइब्रेरी से हासिल कर सकते हैं। जो रिसर्च होती है उसमें एक कंपोनेंट होता है पीयर रिव्यू का। पीयर रिव्यू ये होता है कि जब हम कोई रिसर्च करते हैं और किसी जर्नल में पब्लिश करते हैं तो उसको कोई आम बंदा नहीं देखेगा, बल्कि हमारा पीयर, उस टॉपिक पे जो माहिर बंदा होगा, जो उस टॉपिक पे ही रिसर्च कर रहा होगा कमोबेश, वो उसको इवेलुएट करेगा और वो टेक्निकल इवेलुएशन होगी। और पीयर रिव्यू ये इंश्योर करता है कि हमारी जो साइंस हो रही है वो सही सिम्ट में हो रही है और इनवैलिड और लो क्वालिटी रिसर्च नहीं हो रही। पीयर रिव्यू दो तरीके से होता है, एक सिंगल ब्लाइंड रिव्यू और डबल ब्लाइंड रिव्यू। सिंगल ब्लाइंड रिव्यू के अंदर रिव्यूअर्स जो आपके पेपर को इवेलुएट कर रहे हैं उनका नाम आपसे शेयर नहीं किया जाता, जबकि रिव्यूअर्स आपका नाम देख सकते हैं। जबकि डबल ब्लाइंड रिव्यू के अंदर जो है ना ही रिव्यूअर्स ना ही ऑथर्स एक दूसरे का नाम देख सकते हैं। तो दोनों किस्म के अप्रोचेस मौजूद हैं साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर। जो पीयर रिव्यू प्रोसेस होता है वो एक शॉर्ट फॉर्म में वो इस तरह से होता है कि सबसे पहले तो आपने कोई रिसर्च की, आपने कोई रिसर्च प्रॉब्लम को एड्रेस किया, कोई इन्वेंशन की, कोई भी डिस्कवरी की, उसको आप पेपर फॉर्म में लिखेंगे, रिसर्च पेपर की फॉर्म में। जब आप इसको रिसर्च पेपर की फॉर्म में लिख लेंगे तो आप उसको वैलिडेट करवाना चाहेंगे कि वाकई वो वैलिड रिसर्च है भी कि नहीं है। तो उसके लिए आप उसको जर्नल में जमा कराएंगे। जब आप जर्नल में जमा कराते हैं तो उसको सबसे पहले इवेलुएट करता है एडिटोरियल ऑफिस। एडिटोरियल ऑफिस जब उसको इवेलुएट करता है तो उसके बाद उसको मैन्युस्क्रिप्ट नंबर वगैरह असाइन करके एडिटर इन चीफ के पास भेज दिया जाता है। एडिटर इन चीफ फिर डिसाइड करता है कि ये पेपर इसमें कुछ वर्थ भी है कि नहीं है। अगर उसमें कुछ वजन होता है पेपर के अंदर तो फिर वो उस पेपर को एसोसिएट एडिटर या एरिया एडिटर कंसर्न डिपेंडिंग अपॉन द जर्नल उसको असाइन कर दिया जाता है। और फिर वो जो एरिया एडिटर होता है या एसोसिएट एडिटर होता है वो उसका रिव्यू प्रोसेस मैनेज करता है। और फिर जब रिव्यू प्रोसेस का हो जाता है तो फिर एसोसिएट एडिटर रिकमेंड करता है, और अगर आपके पेपर में कोई मेजर चेंजेस है तो मेजर डिसीजन आता है, अगर माइनर है तो माइनर, और फाइनली फिर आपका पेपर पब्लिश हो जाता है। तो ये पूरी साइकिल है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स भी हैं, तो मैंने इसको जस्ट समराइज़ किया है क्विकली
इस तरीके से आपका एक पेपर सबमिशन से पब्लिकेशन को फॉलो करता है। पीयर रिव्यू प्रोसेस जो है बेसिकली ये एक वॉलंटियर प्रोसेस होता है और इसमें 3 स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑथर्स, रिव्यूअर्स और एडिटर्स। ऑथर्स का काम ये है कि वो अच्छी रिसर्च करें और जो भी उनको कमेंट्स मिले टेक्निकली उसको एड्रेस करें। रिव्यूअर्स का काम ये है कि वो पेपर्स को टेक्निकली तौर पे जज करें। वो ये ना देखें कि किसने पेपर लिखा है, वो ये देखेंगे पेपर के अंदर क्या लिखा है और ये ना देखें कि किस मुल्क से लिखा गया है, बल्कि पेपर की क्वालिटी के बेसिस पे डिसाइड करें या रिकमेंड करें कि पेपर एक्सेप्ट होना चाहिए या रिजेक्ट होना चाहिए। इस तरीके से एडिटर्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अनबायास्ड डिसीजन लें और पेपर के कंटेंट, साइंटिफिक कंटेंट की बुनियाद पे जज करें पेपर की क्वालिटी को और डिसीजन लें। मैं यहाँ पे बात करूँगा कि किस तरीके से साइंटिफिक रिसर्च को पब्लिश किया जाता है। साइंटिफिक रिसर्च को पब्लिश करने के 2 तरीके हैं। एक है ओपन एक्सेस जर्नल्स। ओपन एक्सेस जर्नल्स की जो बुनियादी वजह है वो ये है कि किस तरीके से जो हमारी रिसर्च है, रिसर्च पेपर्स हैं, वो आम आवाम तक उसकी रसाई हो जाए और वो फ्रीली अवेलेबल हो। क्योंकि बहुत सारी जो फंडिंग एजेंसीज हैं वो कहती हैं कि हम इतनी फंडिंग दे रहे हैं तो जो रिसर्च, जो डिस्कवरीज हो रही हैं वो आम आवाम उसको देख सके। मसलन अगर आप अभी कोई रिसर्च पेपर देखना चाहें तो आपको सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए। आप उस पेपर को डाउनलोड नहीं कर सकते मेजॉरिटी ऑफ द पेपर्स, साइंटिफिक पेपर्स। तो या तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के थ्रू जाएंगे या फिर आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसके चार्जेस होते हैं। तो ओपन एक्सेस के पीछे जो बुनियाद है वो ये है, जो नीयत है वो ये है कि किस तरीके से हमारी जो रिसर्च है वो आम आवाम तक पहुँचे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए ओपन एक्सेस पैराडाइम है, ओपन एक्सेस जर्नल्स होते हैं जो ये कहते हैं कि जो रीडर्स होंगे उनको तो एक पैसा भी देना नहीं पड़ेगा, अलबत्ता जो ऑथर्स हैं जो कि पेपर जमा कराएंगे उनको पैसा देना होगा। इस नियत की बुनियाद पर उन्होंने ये ओपन एक्सेस जर्नल्स की रिजीम है वो स्टार्ट की है। और कुछ इश्यूज भी हैं इसके अंदर, क्योंकि जब पैसों की बात आती है तो फिर बहुत सारे अनएथिकल लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं और उन्होंने प्रीडेटरी जर्नल्स शुरू कर दिए हैं पैसा कमाने के लिए। यानी आप अंदाज़ा करें कि एक जर्नल पेपर छापने के लिए आपको $1500 यानी तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए आप खर्च करते हैं एक रिसर्च पेपर को छापने के लिए। तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इस तरह से वो फिर पैसे बनाते हैं। तो बहुत सारी इस पर स्टडीज़ हुई हैं किस तरीके से इस 2 नंबरी को रोका जा सके। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर ये रिक्वायरमेंट है कि एक रिसर्च पेपर अगर आपका पब्लिश हो जाएगा पीएचडी के दौरान तो आपको पीएचडी की डिग्री अवार्ड कर दी जाएगी। तो लोग फिर ऐसे जर्नल्स ढूंढते हैं जो कि सब स्टैंडर्ड के हों और पैसे देके वहाँ पे वो छाप लें और इस तरीके से फिर वो रिसर्च नहीं रहती, वो फिर एक कारोबार बन जाता है। मगर ओपन एक्सेस जर्नल्स की जो बुनियादी नीयत है, जिस नीयत से ये बनाए गए, वो बहुत अच्छी नीयत है। अगर कोई इसमें पब्लिश करता है तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है, शर्त यह है कि वो क्वालिटी की रिसर्च करे। ओपन एक्सेस का एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो रिसर्च है वो जल्दी पब्लिश हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल्स हैं। सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल्स इनकी लिमिटेड एक्सेस होती है और इसमें आपको ₹1 भी पे नहीं करना पड़ता। मगर इनकी प्रॉब्लम ये है चूँकि ये सारा वॉलंटियर बेसिस पे काम हो रहा है, तो जब पेपर आप जमा कराते हैं तो उसमें 6 महीने, साल, 1.5 साल लग जाता है। तो ये एक इशू है सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल का। मगर अगर आप दुनिया के टॉप क्वालिटी के जर्नल्स देखें तो मेजॉरिटी इनमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल्स हैं। सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल्स का जो पीयर रिव्यू प्रोसेस होता है, यानी जो टेक्निकल इवैल्यूएशन होती है, जितना ज़्यादा आप हाई इम्पैक्ट फैक्टर की तरफ जाएंगे वो इतनी ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का आपको फीडबैक देते हैं और आपका पेपर वहाँ पे एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो अगर आपके पास पूरा जो है स्पेक्ट्रम है जर्नल्स का कि हमारी फील्ड के अंदर अगर आप टेलीकॉम में काम कर रहे हैं या इमेज प्रोसेसिंग में या एआई के अंदर, आपको पता होगा कि भाई ये पूरे जर्नल्स हैं, इनमें से टॉप क्वालिटी के 10 जर्नल्स, 20 जर्नल्स ये हैं और ये लो क्वालिटी के जर्नल्स हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हम हमेशा प्रेफर करें कि टॉप क्वालिटी के जर्नल्स के अंदर अपनी साइंटिफिक रिसर्च को पब्लिश करें, क्योंकि उससे फिर आगे आपकी रिसर्च को फ़ायदा भी होगा और आपको भी फ़ायदा होगा लॉन्ग रन के अंदर। तो यहाँ पे मैं इस टॉक को कंक्लूड करना चाहूँगा क्योंकि टाइम हमारा हो गया है। तो अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो मोस्ट वेलकम। Thank you, Dr. Rahmani, for your interactive session. Now the question is, your session is open for everyone. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम।
सर मेरा नाम सईद अहमद है और मैं MSCS रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ अभी। सर मेरा क्वेश्चन ये है ना कि जैसे कि आपने कहा कि हम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, आप रिसर्च प्रपोजल को देखते हैं वो यूनिवर्सिटी वाले। सर तो मैं इस हवाले से कहना चाहता हूँ कि जो मतलब अगर हम MS में भी एक रिसर्च पेपर मतलब एक रिसर्च करते हैं, तो वो रिसर्च तो हमारे साथ मतलब एक तो होता है ना कि इतना यूनिक बंदा तो नहीं होता कि वो मतलब एक यूनिक टॉपिक लेके आते हैं। वो तो कम से कम मतलब हम रिसर्च पेपर देखते हैं बहुत सारे, लाइक मतलब हमने 20-30 रिसर्च पेपर देखे, उससे हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया, फिर इस पे हमने रिसर्च स्टार्ट किया और हमने मतलब अपना एक रिसर्च पूरा किया MS में, ठीक है सर। और हमने वो रिसर्च पेपर पब्लिश भी किया। तो सर अगर हम फिर एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटी में, आपने सारी यूनिवर्सिटी के नाम बताएं, तो इन केस अगर वहाँ पे एक स्टूडेंट ऑलरेडी इसी पे काम कर रहा है, तो क्या वो यूनिवर्सिटी वाले हमें मतलब अपॉर्चुनिटी देंगे इसे, मतलब आपका ये रिसर्च हुआ है ऑलरेडी और आप मतलब 2 स्टूडेंट एट टाइम एक यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं कि नहीं? और सर दूसरा ये है ना कि मतलब हम इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपने बताया, तो सर मतलब अगर हम 100% श्योर अपने कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट अगर करना चाहते हैं, तो इसके लिए मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन से होंगे कि जो हम मतलब हमें वो चाहिए? लाइक अगर हम ऑफर लेटर लेना चाहते हैं ना, किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो हमने तो ये सुना है कि हम मतलब एक प्रोफेसर है या टीचर है, इसे हम मतलब ऑफर करते हैं कि हाँ आप मैं आपके साथ जो है ना आपकी सुपरविजन में हम PhD करना चाहते हैं। तो सर इस हवाले से ज़रा डिटेल हमें आंसर दीजिए। थैंक यू सर। जी देखें, अगर एक 2 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर और एक के पास रिसर्च का कोई बैकग्राउंड नहीं है और दूसरे के पास रिसर्च का बैकग्राउंड है और उसने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है और अच्छी जगह पब्लिश किया है, तो डेफिनेटली रिसर्च पेपर वाले या जिसके पास रिसर्च का बैकग्राउंड है उसको प्रेफर किया जाएगा। मगर साथ-साथ अगर मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है जिसने अंडर ग्रेजुएट की है और दूसरा स्टूडेंट है उसने भी अंडर ग्रेजुएट की है। एक स्टूडेंट ने अपने अंडर ग्रेजुएट के अंदर बहुत ही अच्छी मार्क्स लिए हैं सब्जेक्ट्स के अंदर और दूसरे ने मार्क्स अच्छे नहीं लिए और एक रिसर्च पेपर लिखा है, तो डेफिनेटली उस बंदे को नहीं लिया जाएगा जिसके मार्क्स बुरे हैं, भले उसने रिसर्च पेपर पब्लिश किया हो। क्योंकि अंडर ग्रेजुएट के अंदर जो गोल होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि जो आपको कोर्सेज़ पढ़ाए जा रहे हैं 40 के करीब या 30-35 के करीब, उनमें आपने कितना एक्सेल हासिल किया है। तो अंडर ग्रेजुएट के अंदर तो बंदा कोशिश ये करे कि जो मैं कोर्सेज़ पढ़ रहा हूँ उसके अंदर एक्सपर्टीज़ हासिल करूँ। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं, डेटाबेस पढ़ रहे हैं, जो भी कोर्सेज़ पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स के हों या बेसिक साइंसेस के हों, उसमें पूरी एक्सपर्टीज़ हासिल करें। फिर उसके बाद अगर आपको वक़्त मिल जाए फ़ारिग होने के बाद, तो फिर आप थोड़ा-सा अपना रिसर्च के एक्सपोज़र को बढ़ाते हुए रिसर्च के स्किल्स हासिल कर लें। मगर बुनियादी तौर पे जो PhD की स्कॉलरशिप्स होती हैं, उसके अंदर आपके एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है उसको देखा जाता है। रिसर्च पेपर्स इतने मैटर नहीं करते उस लेवल पे, क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड डिग्री ही नहीं है, तो फिर उसको कंसिडर इतना नहीं किया जाता। जो दूसरा सवाल था आपका कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, तो देखिए सबसे पहले तो आप ये डिटरमाइन कर लें कि यार मैंने बाहर जाना है और मैंने बाहर स्कॉलरशिप पे आला तालीम हासिल करनी है। उसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन है, सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट रेडी होना चाहिए। पासपोर्ट आप बना के रख लें, क्योंकि जब आपने बाहर जाना है तो पासपोर्ट आपका होना चाहिए। साथ-साथ आपकी जितनी भी डिग्रीज़ हैं अंडर ग्रेजुएट की और उसके बाद की ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, वो आपने हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्ट करवानी है। इसके साथ-साथ आपने उनको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, फॉरेन ऑफिस से भी अटेस्ट करवाना है और इन दोनों से अटेस्ट करवाने के लिए आपके पास IBCC की अटेस्टेशन भी होनी चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की भी अटेस्टेशन होनी चाहिए। डिपेंड करता है कि आप किस प्रोविंस में हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। HEC के रीजनल ऑफिसेज़ भी हैं बड़ी-बड़ी सिटीज़ के अंदर और हेड ऑफिस तो इस्लामाबाद में है ही। तो वो सारी अटेस्टेशन भी आपने करवानी होगी अपनी तमाम डिग्रीज़ की और ट्रांसक्रिप्ट की, क्योंकि उसके बगैर आप आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकेंगे। तीसरी चीज़ इसके अंदर होगी कि आप जिस भी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट आपको चाहिए होगी। अब इंग्लिश, अगर आप नॉर्थ अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, कनाडा की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे टोफल प्रेफर किया जाता है। मगर अगर आपके पास आइल्स भी है तो कोई इशू नहीं है और यूरोप के अंदर और UK वगैरह के अंदर आइल्स चल रहा होता है। तो दोनों में से कोई भी आप करें, चाहे आइल्स करें या टोफल करें, मगर एक आपके पास ये इंग्लिश लैंग्वेज की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए और उसके अंदर अच्छा बैंड भी होना चाहिए, यानी अच्छे मार्क्स भी होने चाहिए आपके। ओवरऑल आइल्स के अंदर 6.5 बैंड आना चाहिए। ये कम से कम है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपका मोटिवेशन लेटर होना चाहिए कि आप हायर
स्टडीज़ क्यों करना चाहते हैं, उसका रीज़न क्या है, और इसके अलावा जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे आप अप्लाई कर रहे हैं फंडिंग के लिए, आप उसी में इंटरेस्टेड क्यों हैं, उसकी थोड़ी सी मोटिवेशन हो। इसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर्स, आपके जो टीचर्स हैं उनसे आपने रिकमेंडेशन लेटर लिखा के रखना है, और जहाँ जहाँ आप अप्लाई करें वो आपके जो टीचर्स हैं वो उस रिकमेंडेशन लेटर को उसको फिल करें या जमा कराएं। और फाइनली रिसर्च प्रपोजल सबसे अहम डॉक्यूमेंट है, जो कि काफ़ी सारी फंडिंग के अंदर मांगा जाता है। ये सारे मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा देखें, सबसे अहम चीज़ ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। जितनी ज़्यादा आप अप्लाई करेंगे इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी आपकी एक्सेप्टेंस के। तो एक दो मरतबा अप्लाई करने से तो ऐसा नहीं है कि बंदा मायूस होकर बैठ जाए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करे और डिफरेंट प्रोग्राम्स में बैठे इंटरव्यूज़ दे। तो इंटरव्यू देने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। थैंक यू सो मच सर। जी, मोहम्मद असफन जार, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई। दूसरी बात सर, आपने अभी बात की ओपन एक्सेस जर्नल्स की, और दूसरी आपने जो पेड जर्नल्स की आपने बात की है। तो अगर कोई बंदा अपने यूनिवर्सिटी से हट के रिसर्च करना चाहे तो थोड़ा सा उसके प्रोसेस के लिए भी गाइड कर दे कि उसके पास क्या कोई ऐसा वे है कि वो अपनी पब्लिकेशन के लिए कहीं से जो सिर्फ पब्लिकेशन के लिए फंडिंग जो है उसको वो रेज आउट कर सके। और दूसरा मेरा जो क्वेश्चन है वो क्वालिटी रिसर्च के हवाले से आपने बात की है। तो पाकिस्तान में सर जो सिस्टम देखा है मैंने कि वो आप किसी अच्छे 3-4 पेपर्स को उठाएं, उनमें से कोई एक चीज़ मिला के जो उसको रिफ्रेश करके आप इम्प्लीमेंट कर दें। तो क्वालिटी ऑफ रिसर्च हम पाकिस्तान में कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए भी काइंडली थोड़ा सा मोटिवेट कीजिएगा, किस तरह से क्या स्टेप्स हैं? देखें, आप सेपरेटली रिसर्च कर सकते हैं और आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। हम जिस डोमेन में हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस के डोमेन में हैं, कंप्यूटर साइंस के डोमेन में तो आपको पैसों की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास बस एक लैपटॉप या कंप्यूटर हो, आपके पास टेस्ट बेड अवेलेबल है इंटरनेशनल लेवल पे, और बहुत सपोर्ट अवेलेबल है। अच्छा, अब रिसर्च के लिए जैसे मैंने कहा कि 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए एक रिसर्च पेपर को पब्लिश करने के लिए छापना, ये नाइंसाफ़ी की बात होगी, मुनासिब नहीं है। तो हम क्या करें, हम रिसर्च करें, और रिसर्च को हम नॉर्मल जर्नल्स के अंदर जो कि पैसों के बगैर छापते हैं वहाँ पे जमा कराएं। और अगर हमारी रिसर्च के अंदर क्वालिटी होगी, उसके अंदर कोई अच्छा काम होगा, तो वो 1 रुपए के बगैर पब्लिश हो जाएगी। और अगर पब्लिश नहीं होती, हमारा पेपर रिजेक्ट हो जाता है, तो हम वो रिजेक्शन के जो रीजंस हैं उनको पढ़ें, अपने काम उन रिजेक्शन के कमेंट्स को पॉजिटिव लें और अपने काम को इम्प्रूव करें, फिर दोबारा इम्प्रूव करके फिर हम आगे उसको सबमिट कराएं। और मेरी पर्सनल गुजारिश ये होगी कि हम रिसर्च के अंदर 1 रुपया भी खर्च ना करें पब्लिकेशन के अंदर। ये जहर कातिल है कैरियर के लिए। अच्छे जर्नल्स जो हैं या अच्छे रिसर्चर्स वो पैसे को अवॉइड करते हैं और इस गेम से दूर हटते हैं और प्योर रिसर्च की तरफ फोकस करते हैं। ये बात हो गई। अब अगर कोई बंदा अंडर ग्रेजुएट पाकिस्तान में रहते हुए रिसर्च करता है, कोई स्टूडेंट रिसर्च करता है, मास्टर्स स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो 1 रुपया भी खर्च करे। वो बेतहाशा जर्नल्स हैं, मैंने आपको अभी कुछ जर्नल्स के नाम दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पब्लिश करते हैं, आप उसमें जमा कराएं, आपका काम अच्छा होगा, पब्लिश हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मुझे याद है आपका क्वेश्चन कि क्वालिटी रिसर्च पाकिस्तान में कैसे की जाए, तो देखिए, हमारे पास पाकिस्तान में बेतहाशा अच्छे रिसर्चर्स मौजूद हैं और टॉप क्लास की रिसर्च कर रहे हैं। मैं खुद पर्सनली बहुत सालों को जानता हूँ, मेरे कोलीग्स थे, तो बेतहाशा अच्छे रिसर्चर्स हैं और बहुत ही अच्छी किस्म की रिसर्च कर रहे हैं। तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि पाकिस्तान में रिसर्चर्स कोई अच्छी रिसर्च नहीं कर रहे हैं या वहाँ से बैठ के हम अच्छी रिसर्च नहीं कर सकते। मैंने खुद अपनी जो ज़िंदगी के बेहतरीन साल हैं एकेडमिक कैरियर 5 साल पीएचडी के बाद 2012 से 2017 पाकिस्तान में कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी वाकैंड के अंदर गुजारे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर। और वहाँ पे रहते हुए मैंने इंटरनेशनल वेन्यूज़ के अंदर टॉप क्लास के जर्नल्स जो ट्रांजेक्शन्स हैं और जो अच्छे जर्नल्स हैं, ना सिर्फ वहाँ पब्लिश किया, बल्कि वहाँ पे एडिटोरियल पोजीशंस मुझे दी गई और कई अवार्ड दिए गए। ना सिर्फ ये कि मेरे पास अवार्ड है पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड एजुकेशन का, बल्कि हायर एजुकेशन कमीशन से लेकर इंटरनेशनल बेस्ट पेपर अवार्ड्स भी हैं। तो और ना सिर्फ मैं बल्कि और हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मौजूद हैं, काफ़ी अच्छे रिसर्चर्स हैं
जो कि पाकिस्तान में रहते हुए बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, टॉप क्लास की रिसर्च कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में रहते हुए किया जा सकता है, टॉप क्लास की रिसर्च की जा सकती है। उम्मीद है कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया होगा। जी सर, शुक्रिया सर बहुत। हाँ जी, और किसी की कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं। Thank you, Dr. Rahmani, for the interactive session. And I would also like thanks a lot to Dr. Khalid Mahmood Saab for organizing such an interactive and such valuable session for our faculty and our students. Dr. Khalid, can you please hear me? जी जी Dr. Saab, would you like to say a few words to our जी जी participants and all the members over here? जी जी थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर मुबश्शिर उमानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ने एक इंटरेक्टिव सेशन जो है वो हमारे स्टूडेंट्स के साथ और फैकल्टी मेंबर्स के साथ शेयर किया। हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। और बाकी तमाम जितने भी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे उन्होंने डॉक्टर साहब से और उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ लर्न किया होगा और वो इसको आगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का कि आपने इनवाइट किया, ख़ास तौर पे ऑर्गेनाइजर्स डॉक्टर खालिद साहब का और दूसरे हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सर आप कुछ बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आप लाइन पर